हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। बच्चों, हम आज हमारा जो टॉपिक है वो कैश बुक ही है। कैश बुक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हमारा जो 2 कॉलम कैश बुक है वो आज ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको उसके क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक इन द बुक्स ऑफ शिवा लिमिटेड। 2020 नवंबर की एंट्रीज है हमारे पास। कह रहा है कैश बैलेंस है हमारे पास 2 लाख और बैंक बैलेंस है हमारे पास ₹3 लाख। तो 2 कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पे 2020 नवंबर 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस BD। ऑलरेडी हमारा बिजनेस स्टार्टेड मिला है हमें, तो 2 लाख का कैश है हमारे पास और 3 लाख रुपए के बैंक के बैलेंस के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि शिवा लिमिटेड रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर नारायण एज एडवांस ₹10,000। कह रहा है कि मिस्टर नारायण से हमें एडवांस चेक मिला है एडवांस के लिए। मतलब चाहे मिस्टर नारायण हमसे गुड्स खरीद रहे हैं कुछ भी, लेकिन उन्होंने हमें एडवांस में कितने रुपए दे दिए हैं, 10,000 रुपये। अब एडवांस में अगर आपको चेक मिला है तो एडवांस मिलना तो एक लायबिलिटी होता है। इसकी जर्नल एंट्री में करके दिखाता हूँ। तो एंट्री से पहले ये देख लेते हैं कि 3 नवंबर को जो हमें चेक मिला है, नीचे एंट्रीज पढ़ा जब हमने तो हमें 5 नवंबर को पता चला कि नारायण का जो चेक था वो हमने डिपॉजिट करवाया है 5 नवंबर को। मिला कब था, 3 नवंबर को। तो यानी कि जिस दिन हमें मिला उस दिन डिपॉजिट नहीं करवाया, तो हमने यानी कि 3 तारीख को हमें मिला था, तो 3 तारीख को ये एंट्री किसकी है, चेक इन हैंड की एंट्री है। तो चेक इन हैंड अकाउंट टू एडवांस फ्रॉम नारायण, या फिर टू एडवांस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें जो चेक मिला है वो कितने का मिला है, 10,000 रुपीज़ का। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंट्री जर्नल प्रॉपर में जाती ही नहीं है, क्योंकि हमने सेम डे चेक को डिपॉजिट नहीं करवाया, तो वो हमारे लिए क्या था, एक एडवांस। तो यहाँ पे आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, एडवांस फ्रॉम नारायण। ठीक है, तो इसी एंट्री को हम कहाँ पे करेंगे क्वेश्चन में, जर्नल प्रॉपर में। तो यहाँ पे आपने जर्नल प्रॉपर बनाया हुआ होगा। प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाना, डेट। ठीक है, डेट क्या है हमारे पास, डेट है नवंबर 3। एंट्री क्या थी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम मिस्टर नारायण। ठीक है, तो कितने का है, ₹10,000 डेबिट और ₹10,000 क्रेडिट। तो जर्नल प्रॉपर में हमने ये एंट्री कर दी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि 5 नवंबर को नारायण चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने नारायण का जो चेक था वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो अगर हम 5 की एंट्री करेंगे तो नारायण का चेक अगर आप बैंक में डिपॉजिट करवाओगे तो आपका जो बैंक एक एसेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और आपके पास से एक एसेट चली जाएगी, डेट इज़ चेक इन हैंड। इन दोनों अकाउंट में से आप कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, आप बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। तो बैंक हो रहा है डेबिट, रीज़न क्या है, चेक इन हैंड। तो यहाँ पर नवंबर 5 को आप लिखोगे टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितने का चेक आपने डिपॉजिट करवाया बैंक में, ₹10,000 का। क्लियर है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं ऐसी एंट्रीज। परचेज गुड्स ₹20,000 पेड थ्रू चेक। 20,000 का हमने गुड्स खरीदा और पेमेंट की है चेक से, और वो भी नवंबर 8 को। तो बेटा चेक से पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय परचेजेस। बाय परचेजेस अकाउंट, और बैंक में से कितना पैसा निकलेगा, रुपीज़ कितने का खरीद रहे हैं, 20,000, 20,000 रुपये का। डायरेक्ट करना भी सीख जाओ। ये छोटी मोटी एंट्रीज बार बार हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये छोटी मोटी सेल परचेज की एंट्रीज आपको डायरेक्ट आनी चाहिए कि भैया बैंक से पैसा जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है, बाय चेक। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मतलब बाय परचेजेस। एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे रिसीव चेक फ्रॉम रमन 40,000 अलाउज हिम डिस्काउंट 1,000। रमन से चेक कब मिला है, 12 नवंबर को। हम नीचे देखते हैं कि हमने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया है क्या, डिपॉजिटेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक्स ऑन 12th एंड 18th नवंबर ₹1 लाख। कह रहा है हम बैंक 23 नवंबर को कह रहा है कि हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया है
कुछ पैसे जमा करवाए होंगे, वो भी चेक के साथ जमा करवाए हैं। चेक कौन कौन सी डेट के हैं, 12 और 18, यानी कि 12 ये रहा, 18 ये रहा। तो 12 तारीख वाला किसका चेक है, रमन का। तो रमन से जो हमें चेक मिला है वो हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, यानी कि नवंबर 12 को हमारे पास हुआ है चेक इन हैंड। रमन से जो चेक मिला है, तो चेक इन हैंड अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट। 40,000 हमें मिला है। डिस्काउंट अलाउड हमने बच्चों कितना डिस्काउंट दिया उसको, 1000 रुपीज़ का। कुछ बच्चे इसमें से माइनस कर देते हैं, गलत हो जाएगा। मैंने क्या सिखाया था, अगर डिस्काउंट का अमाउंट गिवन होगा, नॉर्मल कैश डिस्काउंट का अगर अमाउंट गिवन होगा तो आप इसमें से माइनस नहीं करेंगे। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट होता है तो माइनस कर देते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड टू, क्या नाम है उसका, टू रमन। तो टू रमन अकाउंट 41,000, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। कह रहा है 18 नवंबर को शिवा लिमिटेड रिसीव्ड चेक ₹20,000 एंड कैश ₹10,000 फ्रॉम कर्मा लिमिटेड अगेंस्ट क्रेडिट बैलेंस। कह रहा है कि शिवा लिमिटेड को चेक मिलता है एक 20,000 रुपये का और कैश मिलता है 10,000 रुपये का कर्मा लिमिटेड से अगेंस्ट क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि हमने इसको उधार दिया होगा, तो उधार बैलेंस के बदले में कर्मा ने हमें कितना दिया, 20,000 का चेक दे दिया और 10,000 का हमें क्या दे दिया, कैश। अभी जो 20,000 का 18 तारीख को हमें चेक मिला है, हमने नीचे पढ़ा कि वो 23 तारीख को बैंक में डिपॉजिट हुआ है, यानी कि हमें चेक और कैश जो मिला है उसमें से एक भी चीज़ बैंक में डिपॉजिट नहीं हुई है सेम डे। तो अगर अब मैं इसकी एंट्री करूं नवंबर 18, तो कैश मिला है आपको 10,000, कैश अकाउंट ये एंट्री मुझे रफ में करने पड़ेगी, 1 मिनट। ये एंट्री कैश जो मुझे मिला है, कैश अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड डेबिट। कैश मुझे मिला है 10,000, चेक मुझे मिला है 20,000 का और टू कर्मा लिमिटेड से मिला है। तो टू कर्मा लिमिटेड कितना मिला है टोटल, 30,000। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैंने रफ में इसलिए किया इसको क्योंकि यहाँ पे ये कैश और चेक इन हैंड और कर्मा 3 अकाउंट है, 3 अकाउंट में से एक अकाउंट हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट तो हो रहा है डेबिट, रीज़न क्या है, कर्मा, तो ये तो कैश बुक में जाएगा। लेकिन ये जो चेक इन हैंड की एंट्री है ये कैश बुक में नहीं जा सकती, तो ये चेक इन हैंड की एंट्री हम कहाँ करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। तो यहाँ पे कैश की जगह क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितना है चेक इन हैंड का अमाउंट, 20,000 टू कर्मा लिमिटेड 20,000, और बाकी का जो 10,000 वाली एंट्री है जो हमें कैश भी दिया है कर्मा लिमिटेड ने, वो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे नवंबर 18 को। तो यहाँ पे आएगा टू कर्मा लिमिटेड, 10,000 हमने कैश डिपॉजिट करवा दिया। क्लियर है। 22 नवंबर को कह रहा है पेड वेजेस पेड ₹40,000 बाय कैश। हमने कैश के थ्रू वेजेस को पे किया है, यानी कि हमारे पास से कैश जो है वो जा रहा है नवंबर 22 को। तो किसकी वजह से जा रहा है बच्चों, बाय वेजेस की वजह से। कितना जा रहा है, 40,000 रुपीज़। नेक्स्ट कह रहा है कि पेड फॉर स्टेशनरी ₹1500 हमने स्टेशनरी के लिए पे किया है। तो यहाँ पे डेट क्या आ जाएगी, डेट आएगी 23 नवंबर। तो बाय कितना है ये, बाय स्टेशनरी, तो बाय स्टेशनरी कितना पे कर रहे हैं हम, 1500 रुपीज़ कैश। क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो हम कैश ही मानते हैं, चेक नहीं मानेंगे। ठीक है, जब मतलब बैंक नहीं मानेंगे जब तक लिखा ना हो। तो हमने स्टेशनरी का एक्सपेंस भी लिख दिया, यहाँ पे पैसा चला गया स्टेशनरी की वजह से। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री कह रहे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया इंक्लूडिंग, जब हम बैंक में पैसे जमा करवाने गए तो उसमें क्या इंक्लूड था, कह रहा उन पैसों में चेक भी इंक्लूड थे। वो चेक जो हमें 12 तारीख को और 18 तारीख को मिले थे। 12 तारीख को मिला था रमन का चेक 40,000 का, और 18 तारीख को मिला था कर्मा लिमिटेड का चेक 20,000 का। तो टोटल 60,000 के हमें चेक मिले थे। कह रहे तो हम बैंक में जमा करवा रहे हैं
1,00,000 रुपये। अब 1,00,000 रुपये में 60,000 रुपये के तो क्या है चेक, तो 40,000 रुपये का क्या हुआ। सोचो, अगर आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो 1,00,000 रुपये, जिसमें से 60,000 रुपये के चेक हैं, तो बाकी का 40,000 क्या हुआ, कैश। क्लियर है बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको पहले मैं रफ में समझाता हूँ। देखो भाई, आपने चेक इन हैंड की एंट्री तो सीख ली है, मतलब चेक इन हैंड की एंट्री आपने कर ली है। तो अब हमारे पास बैंक में जब हम डिपॉजिट करवाएंगे कितने रुपए, 1,00,000, जिसमें से 2 चेक्स इन हैंड, हमारे 2 चेक जाएंगे। एक चेक जाएगा एक चेक जाएगा 40,000 वाला रमन का, प्लस एक चेक जाएगा 20,000 रुपये वाला कर्मा लिमिटेड का। यानी टोटल चेक, यानी हमारी एसेट, करंट एसेट, चेक हमारी करंट एसेट होते हैं, वो हमारे कम हो जाएगी एसेट 60,000 रुपये से। बाकी बचा 40,000, वो किसका, वो क्या डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, कैश, यानी कि 40,000 का हो रहा है कैश। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में कि जिस एंट्री के अंदर कैश और बैंक एक दूसरे के अपोजिट आ जाएं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। यस, इस एंट्री के अंदर कॉन्ट्रा एंट्री बनी है। कोई बच्चा अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो एक काम कर लो, इस एंट्री को 2 हिस्सों में बांट दो। एक कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 60/60, एक कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 40/40। ये थोड़ा जो कम दिमाग लगा रहे हैं उनके लिए है। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब इतना अकाउंट्स आप सीख चुके हो, जर्नल एंट्री, तो आपको ये कंबाइन एंट्री आनी चाहिए, क्योंकि 12th में यही चीज़ें चलती हैं। तो कंबाइन एंट्री अब सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अभी एंट्री करूँ तो 1 2 3 अकाउंट है, 3 में से बैंक और कैश हम मेंटेन कर रहे हैं, तो ये दोनों की एंट्री ही हम कहाँ करेंगे, पीछे कैश बुक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है 1,00,000 रुपीज़ से। रीज़न 2 हैं उसके पास, एक है चेक इन हैंड और एक है टू कैश। तो इसको करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, वो देखो। सबसे पहले तो हम डेट डाल लेते हैं। डेट है 23 नवंबर, तो नवंबर 23, यहाँ पे आप लिखोगे टू चेक इन हैंड। तो चेक जो आप डिपॉजिट करवा रहे हो, सॉरी, वो है 60,000 के, जहाँ पे ये हैंड अकाउंट ख़त्म हुआ है ना बच्चों, उसके सामने लिखना, ठीक है। ये चेक इन के सामने मत लिखना, जहाँ पे आपने पूरी एंट्री को ख़त्म किया है, ट्रांजैक्शन को, उसके सामने अमाउंट लिखा जाता है। तो टू चेक इन हैंड 60,000। दोबारा नवंबर 23 कैश भी डिपॉजिट करवाया है, तो बैंक डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों, कॉन्ट्रा एंट्री। कितने रुपए से कैश हो रहा है हमारा डिपॉजिट, 40,000 रुपीज़। क्लियर है। अब कैश अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है, अगर आप ध्यान से एंट्री में देखो तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो आप यहाँ पे लिखोगे नवंबर 23 बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, और कैश में से कितना रुपया निकलेगा, 40,000 रुपये। क्लियर है बात। तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री थी। इसमें कुछ और चीज़ें मैंने आपको बताई कि चेक के साथ साथ कैश भी डिपॉजिट करवाते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री मिक्स हो जाती है। तो ये नई चीज़ सीखी आज हमने। 25 नवंबर को कह रहा है रमन्स चेक रिटर्न डिसऑनर। लो जी, ये वैसे डिसऑनर वाला केस मैं पहले भी करवा चुका हूँ। कह रहे हैं कि रमन का जो चेक था 40,000 वाला जो चेक था रमन का, जिसको हमने डिस्काउंट भी दिया था, वो हमारा जो चेक है डिसऑनर हो गया। तो चेक डिसऑनर होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम रमन भैया को दोबारा से अपना डेटर बनाएंगे। ठीक है, रमन भैया को क्या बनाएंगे, दोबारा से अपना डेटर बनाएंगे। हमने कहा भैया रमन जी आपने अभी भी हमारा कैश जो है वो देना है, तो आप दोबारा से हमारा डेटर बन जाइए। तो रमन जो है अब वो सीधा सीधा डेटर बनेगा सेम 41,000 रुपीज़ से। सर ऐसा क्यों किया आपने, 41,000 क्यों लिखा, यहाँ देखो, जब रमन ने हमें चेक दिया था तब हमने उसे डिस्काउंट भी दिया था। हमने कहा भैया चेक दे रहे हो, चलो डिस्काउंट ले लो। तो रमन हमारा डेटर हुआ करता था 41 का, वो तो हमने इसको डिस्काउंट दे दिया, इसलिए हमने सिर्फ उससे 40,000 का चेक लिया। लेकिन अब जब चेक से पेमेंट मिला ही नहीं, तो क्या रमन को डिस्काउंट देने का कोई फ़ायदा है जब वो तुम्हें पैसे ही नहीं दे रहा है ना। तो इसलिए हम रमन से कहेंगे भैया अभी भी तो हमारा दोबारा से हमारा 41,000 का ही डेटर है, ठीक है, हम नहीं दे रहे तुझे डिस्काउंट क्योंकि तूने पैसे टाइम पर नहीं दिए। अब अपने बैंक को कम कर दो, क्योंकि आपने सोचा था चेक मिल गया
बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे। जब भी आपने करवाया, जो भी डेट आई थी, जैसे अभी हमने करा 23 वाली, तो आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया चेक और आपको लगा कि पैसे आ जाएंगे, बट पैसे नहीं आए। और बैंक में आपने डिपॉजिट करवा के सोचा बैंक बढ़ गया, जो कि नहीं बढ़ा था, इसलिए अब हम उसको कम कर देंगे बैंक को। और डिस्काउंट कैंसिलेशन एंट्री मत भूलना, क्योंकि डिस्काउंट अगर आप उससे वापस ले रहे हो तो उसकी कैंसिलेशन एंट्री भी आपको करने पड़ेगी। डिस्काउंट अलाउड कितने का? 1000 का। ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपने यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ओपन किया था और अब आप उस बंदे को डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, तो इस अकाउंट को कैंसिल करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो अब आप इन तीन अकाउंट आपने ओपन किए, उसमें से सिर्फ क्या बना रहे हो आप? बैंक अकाउंट। तो बैंक हो रहा है क्रेडिट, रीज़न है रमन, बाकी जर्नल प्रॉपर की एंट्री है। तो यहाँ पे आप लिखोगे नवंबर 25 बाय, क्या आ जाएगा यहाँ पे? रमन। तो और अमाउंट बैंक में से कितना कम हो जाएगा? ₹40,000। और बाकी जो एंट्री है वो जर्नल प्रॉपर में जाएगी नवंबर 25 की, डिस्काउंट अलाउड कैंसिल करने की। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रमन को कर दो डेबिट टू, पूरा नाम लिखना, खाली डिस्काउंट लिख के मत छोड़ देना। कैंसिल करते हैं तो पूरा नाम लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कितना? 1000। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ चीज़ें इस क्वेश्चन में हमने सीखी हैं। क्वेश्चन होता है एंड, वही इसका बैलेंस ईडी निकाल देंगे। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, बैलेंस ईडी निकाल के क्वेश्चन खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक। कैश और बैंक का बैलेंस दे रखा है 2020 दिसंबर 1 को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिसंबर 1 और 2 बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी हमारे पास कैश का है ₹1 लाख, और इस बार बैंक का भी जो है वो है ₹1 लाख। क्वेश्चन में कह रहा है ऑनर्ड आर ऑन एक्सेप्टेंस बाय चेक 10,000। ऑनर्ड आर ऑन एक्सेप्टेंस बाय चेक, इसका मतलब क्या होता है? ऑनर्ड आर ऑन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों की? आपने किसी चीज़ की मंजूरी दी है। अब सर ये कौन सी नई लैंग्वेज आई? देखो यार, बिजनेस में ना एक बिल नाम की चीज़ होती है, बिल्स रिसीवेबल। आज मैं बहुत ध्यान से आपको ये चीज़ समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। वैसे ये एक नया चैप्टर है हमारा, आगे जाके पढ़ेंगे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसी का एक छोटा सा टॉपिक मैं बताता हूँ। आपने सुना होगा बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, ये मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया था, जर्नल से भी पहले। ठीक है, अब ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बेसिकली एक बंदा है, उसने हमसे गुड्स परचेज़ किया। ठीक है, उसने हमसे क्या किया? गुड्स ख़रीदा। और उसने जब गुड्स ख़रीदा तो उसने कहा कि भैया मुझे ना, मैं आपको पैसे 2 महीने बाद दूंगा। मैंने कहा यार 2 महीने बाद दोगे आप? हमारे बीच में कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब रिटर्न में होना चाहिए। तो रिटर्न में मैंने क्या किया? एक बिल बनाया। ठीक है, एक बिल बनाया। उस बिल के अंदर मैंने क्या किया? उस बंदे से जिससे मैंने शायद उल्टा बोला ना, हाँ सॉरी, एग्जाम्पल थोड़ा उल्टा चला गया। बेसिकली मैंने किसी बंदे को गुड्स सेल किया। ठीक है, किसी मतलब हम उसे परचेज़ किया उसने, यानी मैंने सेल किया। अब जो मैंने सेल किया तो ऑब्वियसली वो मुझसे कह रहा है कि 2 महीने बाद जो है वो पैसा देना है। तो मैंने कहा ठीक है 2 महीने का आप उधार लो, लेकिन हमारे बीच में रिटर्न कुछ होना चाहिए, इसका प्रूफ होना चाहिए। तो मैंने एक बिल बनाया। उस बिल के अंदर सामने वाले पर्सन का, जो कि मेरा डेटर है, मैंने उसका नाम लिखा। ठीक है, उसके फार्म का एड्रेस लिखा, उसने कितना अमाउंट मुझसे उधार लिया है वो अमाउंट लिखा, और वो किस डेट पे मुझे पैसा वापस करेगा और किस डेट पे उसने मुझसे पैसा लिया है उधार, मतलब गुड्स उधार लिया है कितने रुपए का, वो सब कुछ मेंशन करूँगा मैं उस बिल के अंदर, जो कि लीगल होता है। और उसके अंदर मैं फिर कर दूंगा बिल बनाकर अपने साइन। बिल मैंने बनाया, अमाउंट मैंने भरा, सब कुछ मैंने किया और साइन भी मैंने कर दिए, और वो बिल मैंने दे दिया सामने वाले को पढ़ने के लिए, जिसने मुझसे उधार लिया था। अब वो उस बिल को पढ़ रहा है, उसके अंदर क्या क्या लिखा है, उसका नाम, अमाउंट, किस डेट पे लिया दिया, जो भी वो उसने मैंने लिखा है वो सब कुछ उसने पढ़ा। अब अगर सामने वाला उसको पढ़ेगा और वो क्या देखेगा कि भैया सारी चीज़ें वो चेक करेगा कि उसके अंदर जो अमाउंट लिखा है वो सही है, जो डेट लिखी है वो सही है, जो नाम लिखा है वो सही है। ताकि अगर अमाउंट लिख दिया, उसने मेरे से 10,000 उधार लिए थे और मैंने लिख दिया 1 लाख, और उसने साइन कर दिया, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ बिल लीगल होता है, और उसने साइन कर दिया, तो उसने मुझे कितने देने हैं? 10,000 के बदले में 1 लाख। तो वहाँ पे फ्रॉड हो सकता है ना। तो वो बहुत ध्यान से उसको पढ़ेगा बिल को। ठीक है, और पढ़ने के बाद जब उसको सब कुछ ठीक लगेगा तो वो उस बिल के ऊपर अपने सिग्नेचर कर देगा या अपनी स्टैंप लगा देगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई उसने एक्सेप्ट कर लिया
उस सामने वाले ने जिसने मुझे पैसा देना था उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भैया हाँ, आपने जो बिल पे लिखा है सब कुछ ठीक है, मैंने आपको 2 महीने बाद इतना ही पैसा देना है। डैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस, कि सामने वाले ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बिल पे साइन कर दिया कि सब कुछ बिल पे ठीक लिखा है, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस, कि बिल पे साइन कर देना और बिल को साइन करके वापस लौटा देना। अब यही चीज़ यहाँ पर क्या आई है, ऑनर्ड आर ऑन एक्सेप्टेंस बाय चेक। ऑनर्ड, डिसऑनर का मतलब क्या होता है बच्चों, पैसे का डूब जाना, चेक का डूब जाना। अगर डिसऑनर डूब जाना है तो ऑनर्ड क्या होता है, मिल जाना। ऑनर्ड आर ऑन एक्सेप्टेंस, अब हमने किसी को एक्सेप्टेंस दी थी, मतलब अब मैंने किसी से उधार लिया होगा, ठीक है, 2-3 महीने के लिए, और उसने मुझसे बिल पे साइन करवाया होगा, तो वो मेरी एक्सेप्टेंस था। अब मैं अपने, यानी कि वो मेरे लिए बिल्स पेएबल हो गया। सामने वाले के लिए अगर वो बिल्स रिसीवेबल है कि उसको पैसा मिलेगा, तो मेरे लिए वो क्या बन जाएगा बच्चों, बिल्स पेएबल, क्योंकि मुझे पैसा देना है ना। तो ऑनर्ड आर ऑन एक्सेप्टेंस, कि मैंने अपने बिल का पैसा जो है वो दे दिया, चेक के थ्रू दे दिया। कितना दे दिया, 10,000 रुपीज़। अगर आप बिल का पैसा देते हो तो उसकी अगर हम जर्नल एंट्री करें तो उसकी जर्नल क्या होगी, क्योंकि बिल का पैसा देना, बिल हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे बिल्स पेएबल, मेरी एक्सेप्टेंस है तो मेरे लिए वो बिल्स पेएबल होगा। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने चेक से उसकी पेमेंट कर दी। ये थी इसकी जर्नल। तो आपको श्योर कि ये चीज़ मैंने बता दी है कि एक्सेप्टेंस किसको बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्स पेएबल क्या हो रहा है, डेबिट, रीज़न बैंक अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, बैंक हो रहा है क्रेडिट, उसका रीज़न क्या है, बिल्स पेएबल। तो यहाँ पे 2020 और डेट क्या आएगी यहाँ पे, December 2। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बिल्स पेएबल, और बैंक से कितने रुपए निकलेंगे हमारे, 10,000 रुपीज़। क्लियर है। कह रहे रिसीव्ड फ्रॉम कृष्ण लाल ₹15,000, आउट ऑफ विच ₹5,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कह रहे कृष्ण लाल से हमें 15,000 रुपये मिले, जिसमें से 5,000 रुपये हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए। तो कृष्ण लाल से हमें पैसे मिले, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्ण, इसमें एंट्री देखना ध्यान से भैया, कृष्ण लाल जी ने हमें 15,000 रुपये कैश दिए। तो पहली एंट्री तो ये हो गई कि भैया हमें कैश मिला है कृष्ण लाल जी से 15,000 रुपये का, और उसके बाद हमने इस कैश में से जब हमें उनसे कैश मिल गया तो हमने इस कैश में से हमने पैसे निकाले, मतलब सेम डे हमने काम किया, हमने इस कैश में से कितने रुपए निकाले, 5,000 रुपये, और वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। तो बैंक टू कैश, ये तो एक कॉन्ट्रा एंट्री भी बन गई। कृष्ण लाल जी ने हमें कैश दिया 15,000 रुपीज़, ठीक है, हमने उसकी एंट्री कर दी, कैश टू कृष्ण लाल, डेटर ख़त्म। अब हमने हमारे ऑफिस में जो कैश रखा था 15,000 रुपये, हमने उसमें से 5,000 रुपये बच्चों कहाँ डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में। तो बैंक हमारी एसेट बढ़ गया और कैश हमारी एसेट कम हो गया, और ये कौन सी एंट्री बन गई बच्चों, ये बन गई कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर है। तो अब इसी एंट्री को जब हम, ये सारी एंट्रीज जो है पीछे कैश बुक में हो जाएंगी। कैश हो रहा है डेबिट, यानी पैसा आ रहा है किसकी वजह से, तो टू कृष्ण लाल। तो कैश कितना आ रहा है 15,000, और डेट क्या है हमारे पास, December 3। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कॉन्ट्रा एंट्री, तो सेम वही December 3। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हुआ था हमारा डेबिट, उसका रीज़न था टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री 5,000 रुपये, December 3 बाय बैंक, कैश हमारे पास से गया था, यानी क्रेडिट हुआ था, रीज़न क्या था, बैंक, और कैश में से कितने रुपए निकले थे, 5,000 रुपये। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री, पेड रोहित बाय चेक ₹15,000, हमने रोहित को चेक के थ्रू 5,000 पे किए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप December 5 को लिखेंगे क्या, बाय रोहित, और बैंक को कम कर देंगे 5,000 रुपयों से। भैया रोहित को पैसा दिया है, पैसा गया है, बैंक कम हुआ है रोहित की वजह से। नेक्स्ट, December 10 रोहित चेक रिटर्न्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड एंड पेड कैश फॉर द सेम। लो जी, कह रहे हैं कि रोहित को जो हमने चेक से पेमेंट किया था
रोहित को जो हमने चेक से पेमेंट किया था वो चेक, हमारा चेक वो रिटर्न हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो उसको पेमेंट नहीं हो पाई, तो वो चेक जो है वो रिटर्न हो गया और रोहित को पैसा नहीं मिला। अच्छा, रोहित को जब आपने चेक दिया था, कौन सी डेट को दिया था बच्चों, वो दिया था 5 तारीख को। तो 5 तारीख की जो एंट्री की होगी आपने, जो हमने पीछे कर दी है, वो आपने क्या की होगी, आपने की होगी क्रेडिटर को ख़त्म किया होगा रोहित को, और आपने अपने बैंक को भी कम कर दिया होगा कितने रुपयों से, 5,000 रुपयों से। ये आपने 5 तारीख की एंट्री की। लेकिन आपको पता चला कब, 15 तारीख, सॉरी 10 तारीख को आपको पता चलता है कि आपने जो रोहित को चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, मतलब आपका ही चेक डूब गया। अब रोहित ने बोला कि भैया मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, अपने बैंक को बढ़ाओगे और रोहित को दोबारा से अपना क्रेडिटर बनाओगे भाई, क्योंकि बैंक, आपको लगा कि आपने चेक दे दिया तो बैंक से पैसा कट गया, आपने अपनी एसेट को कम किया, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, चेक से पेमेंट हुई नहीं, तो आपका बैंक जो आपने कम कर दिया था अब वो कम नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़, क्योंकि आपके बैंक से 5,000 रुपये नहीं कटे। और इसकी वजह से आपने रोहित को अपना क्रेडिटर भी मानने से मना कर दिया था कि भैया चेक दे दिया, अब तो हमारा क्रेडिटर नहीं है। अब चेक जब बाउंस हो गया, आपका चेक नहीं मिला उसको, तो वो बंदा आपको छोड़ेगा थोड़ी ना, वो तो आपसे पैसे लेगा ना। तो दोबारा से लायबिलिटी बढ़ गई 5,000 रुपये की। चलो ये तो एंट्री हुई। उसके बाद आपने क्या किया, सेम डेट पे आपने रोहित को कहा भैया तू कैश ही ले ले यार, तो आपने रोहित को पे कर दिया कैश से। तो आपने एंट्री क्या की, रोहित टू कैश 5,000 रुपये। तो ये एंट्री है आपकी 10 तारीख की। दो एंट्री, पहले बैंक टू रोहित, दोबारा से बैंक को बढ़ाया और रोहित को कम किया। बैंक टू रोहित में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है December 10 को, किसकी वजह से, टू रोहित की वजह से। और कितने रुपए से बैंक बढ़ रहा है हमारा, जितने से हमने पहले कम कर दिया था 5,000। फिर आपने रोहित को कैश पे किया, यानी कैश जो है वो क्रेडिट हो गया, किसकी वजह से, रोहित की वजह से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे December 10 बाय रोहित, और 5,000 रुपये आपका जो कैश है वो कम हो गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंट्री आपने सीखी। अभी तक आप यही सीख रहे थे कि आपको जो चेक मिलता था वो बाउंस होता था, अब आपने ये सीखा कि आपने अगर किसी को चेक दिया है तो वो बाउंस हो गया, फिर क्या करेंगे। क्लियर है। कह रहे बैंक पेड प्रीमियम 5,000 एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ये बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, लेकिन लास्ट में जैसे ये बच्चे पढ़ लेते हैं ना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, वो परेशान हो जाते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये होता है कि हमने बैंक को ऑर्डर किया था। जैसे आपने देखा होगा कि लोग आजकल मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं EMIs पे, कार परचेज़ करते हैं, बाइक परचेज़ करते हैं, इवन घर भी परचेज़ करते हैं EMIs पे। तो हर महीने क्या बैंक वाले आपके घर आते हैं EMI का पैसा लेने? नहीं ना, ऑटोमेटिकली आपके बैंक से वो पैसा कट जाता है। उसको बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। आपने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे रखी होती हैं कि भैया XYZ ये आएगा चेक, इसका पेमेंट आप हर महीने इतने इतने रुपए कर देना, ठीक है ना। तो बैंक ने आपका प्रीमियम दिया आपके कहने पर, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, आपने कहा था उसको 5,000 रुपये प्रीमियम देने का। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर प्रीमियम दिया होगा तो आपकी जो एसेट है बैंक वो कम हुआ होगा, यानी कि क्रेडिट। और यहाँ पे आप किसकी वजह से बैंक कम हुआ होगा, बाय प्रीमियम की वजह से। प्रीमियम अकाउंट कितने रुपए से कम हुआ होगा, 5,000 रुपयों से, ठीक है। डिपॉजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ ₹10,000। कह रहा है आपके पास अब एंड में जितना भी कैश बच गया है, मतलब ये आपने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा आपने खर्च किया, यानी कि 1,15,000 आपने कमाया और 10,000 रुपये आपने खर्च किए, यानी कि 1,05,000 रुपये आपके पास कैश बच गया। कह रहा अब ये जो कैश बच गया, उस कैश को डिपॉजिटेड ऑल कैश, कह रहे इसको बैंक में जमा करवा दो इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 10,000। कह रहे बस 10,000 रुपये कम से कम अपने पास रखो, जितना भी आपके पास कैश बच गया है उसमें से 10,000 रुपये अपने पास रखो, और उसके अलावा सारा का सारा कैश बैंक में डिपॉजिट करवा दो। अब ये लैंग्वेज में समझना टफ लग रहा है, लेकिन ये रियल लाइफ में अगर आप समझो अपने ऊपर एक एग्जांपल लेके तो बहुत इजी है। सीधी सी बात, खुद सोचो, आपका बिजनेस है, मैं आपका अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। मैंने आपकी ये कैश बुक बना दी, मैंने आपको ये सलाह दी, सर हमारे ऑफिस में ना, हमारे ऑफिस के लॉकर में ना 1,05,000 रुपीज़ रखे हुए हैं,
मैंने आपको क्या सलाह दी, मैं आपका अकाउंटेंट हूँ, आपका बिजनेस है, मैंने आपको कहा सर कि हमारे ऑफिस के लॉकर में 1,05,000 रुपीज़ कैश रखा हुआ है और हमें इतने कैश की ऑफिस में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी डीलिंग जो होती है वो ज़्यादा चेक के थ्रू होती है, बैंक के थ्रू होती है, तो हमें बैंक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्टोर करना चाहिए। तो मैंने आपको सलाह सही दी। तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, थोड़ा पैसा बिजनेस में रहने दो, हमें ऑफिस में भी थोड़े कैश की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा पैसा रख कर बाकी जितना पैसा बचा वो बैंक में जमा करवा दो। तो ये स्टोरी समझ आती है? यही यहाँ पर हुआ है। हमने 10,000 रुपये रख लिए, मैं आपका अकाउंटेंट हूँ, मैंने 10,000 रुपये रख लिए, 1,05,000 में से 10,000 रुपये रख लिए और बचे कितने 95,000 रुपीज़, वो मैंने आपके डिपॉजिट करवा दिए आपके बैंक अकाउंट में बिजनेस के। ठीक है, अब इसी की जर्नल करनी है। तो एक बात बताओ मुझे कि सीधी सी बात है, 1,05,000 हमने जोड़े थे और उसमें से हमारा अकाउंटेंट कह रहा है 10,000 रख लो, बाकी का बचा 95,000 इसको डिपॉजिट करवाओ बैंक में। अब जब बेटा आप इसको बैंक में डिपॉजिट करवाओगे तो मुझे सच सच बताना इसकी एंट्री क्या होगी। इसकी एंट्री ये नहीं होगी, बैंक टू कैश, यानी कि एक तरह से हमारे लिए कौन सी एंट्री बन गई बच्चों? ये हमारे लिए बन गई कॉन्ट्रा एंट्री, है ना। तो कॉन्ट्रा एंट्री कितने की बनी? 95,000 एंड 95,000 रुपीज। अब यही एंट्री हम जरा करते हैं किसमें? अपने कैश बुक में। तो यहाँ पे दिसंबर 31 की एंट्री है, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में कितने रुपए जमा करवाए आपने? 95, और दिसंबर 31 यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैंक, कैश में से आपने कितने रुपए निकाले? कॉन्ट्रा एंट्री कैश में से निकाले आपने 95 रुपीज। अब ये था आपका एंड। यहाँ पे लास्ट में हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? बाय बैलेंस CD। तो कैश का तो हमें पता ही है भाई 10,000, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला था जितना भी कैश है, जितना भी कैश कितना, इतना ही तो है, उसमें से 10,000 रख लेना ऑफिस में, बाकी सारा बैंक में जमा करवा देना। तो अब जो हमारे पास ऑफिस में कैश बचा है, बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस, वो कितना बचा है? वो बचा है 10,000। बस क्लियर है। तो ये अब इन दोनों क्वेश्चन में हमने काफी ज्यादा पॉइंट सीखे हैं और ये वाली एंट्री हमेशा क्वेश्चन के एंड में ही आएगी, आपको बीच में कभी ये एंट्री नहीं मिल सकती। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो कि ये एंट्री आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा, हमेशा एंड में यही लैंग्वेज लिखी होगी। अब लास्ट में मैंने कैश का बैलेंस निकाल दिया, अब साथ ही साथ हम किसका बैलेंस निकाल लेते हैं? बैंक का बैलेंस CD। ये दोनों ही क्वेश्चन के बैलेंस CD आपको PDF में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आपका कैश बुक जो है वो 2 कॉलम कैश बुक खत्म होता है। पैटी कैश बुक मैं तभी करवाऊंगा, सबके स्कूल में तो नहीं आ रहा है, मैं इसको करवा दूंगा जिसके स्कूल में आ रहा है। प्लीज आप मुझे मैसेज कर दें। ठीक है, टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।